नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल वाले लेक्चर में हमने हृदय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे उनको कवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ प्रश्न अभी रह गए हैं जो कि हम आज क्लियर करेंगे। और उसके बाद यानी ये प्रश्न को करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक चलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का लेकर के, जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। तो दोस्तों सीधे बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। मैं साइड में हो जाता हूं ताकि क्वेश्चन आप प्रॉपरली देख पाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। हृदय की धड़कन की गति को कौन नियंत्रित करता है? बताइए दोस्तों, हृदय की धड़कन की गति कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरेब्रम, मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लंगेटा या एसए नोड। बताइए दोस्तों। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, यहां पे बना देता हूं। एक बार फिगर फिर से आप रिकॉल कर लीजिए। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि कौन पार्ट कहां स्थित है। आप इतने समझदार हो चुके हैं कि सारी चीजों को बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये कह रहा है कि हृदय की गति को कौन कंट्रोल करता है। हम जानते हैं दोस्तों कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है यानी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वे क्रियाएं जो हमारे बस में नहीं होता है कि हम उसे रोक सके या चला सके, वो होती हैं अनैच्छिक क्रिया। अब अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल की बात करें तो मैं अपना हाथ ऊपर कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, अप डाउन कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा इस हाथ पे कंट्रोल है, ऊपर नीचे, स्टॉप, स्टॉप हो गया। तो ये जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रिया। लेकिन दोस्तों, क्या मैं अपने हृदय की धड़कन को रोक सकता हूं? हृदय की धड़कन रुक जा, अभी तो धड़क ही रहा है। तो दोस्तों ये रहा एग्जाम्पल ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, वॉलेंट्री एक्टिविटी और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों। तो जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है मॉडुला ऑब्लंगेटा। यह हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। हालांकि हृदय का धड़कना भी एक अनैच्छिक क्रिया है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? मॉडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन दोस्तों आप गलत हैं। यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है ये चीज ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हृदय की धड़कन की गति को, गति यानी गति बढ़ाना है घटाना है, इसको नियंत्रित कौन करता है? यदि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने की बात करें तो हृदय की धड़कन को मॉडुला ऑब्लंगेटा इसको धड़कने के लिए कहता है, धड़किए धड़किए। लेकिन तेज धड़किए, कम धड़किए, इसको धड़कने के लिए कौन कहता है? एसए नोड कहता है। और वो एसए नोड प्रेजेंस कहां होता है? राइट एट्रियम में मौजूद रहता है। ये वाला जो एरिया है राइट एट्रियम है, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इस वाले एरिया में, इस वाले राइट एट्रियम में एक नोड पाया जाता है, इस नोड को कहते हैं एसए नोड। क्या कहते हैं? एसए नोड। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? यह 2 वोल्ट का झटका जनरेट करता है, 2 वोल्ट का झटका उत्पन्न करता है, जिसके वजह से ये हृदय का जो पंपिंग चेंबर है वो फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। और इसी फैलने और सिकुड़ने की वजह से इस पे 2 प्रकार के प्रेशर काम करते हैं। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर, जब सिकुड़ता है तो सिस्टोलिक प्रेशर काम करेगा और उसकी वैल्यू होती है कितना? 120। और जब फैलेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर काम करेगा और उसकी जो प्रेशर होती है वह 80 होती है। तो ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होता है? 120/80 होता है। ये हमने कई बार आपको बता दिया है। तो दोस्तों प्रश्न में ये कहा गया है कि जो हृदय होता है उसकी गति यानी मोशन को कंट्रोल कौन करता है? तो मोशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा एसए नोड करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसए नोड, साइनो एट्रियम नोड।
एसओ नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है दोस्तों आपको एसओ नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइनो एट्रियम नोड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शरीर में हृदय कहां स्थित होता है। शरीर में जो हृदय होता है वह कहां स्थित होता है। चलो इसको मिटा देता हूं, कोई बात नहीं, कई बार बना देंगे, दोबारा बनाना होगा तो दोबारा बना देंगे, बनाना तो हमें ही है, आप भी बनाते रहे दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शरीर में हृदय कहां स्थित होता है, वेयर हार्ट इज लोकेटेड इन द बॉडी, बताइए दोस्तों। आपको बता दूं कि हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ा था तो वहां पे अभी हमने एक चीज देखा था। क्या देखा था कि जो हार्ट होता है वो कहां स्थित होता है, थोरैक्सिक कैविटी में स्थित होता है। हमने जाना था कि यहाँ पे एक बोन पाया जाता है, इसको बोन को कहते हैं स्टर्नम बोन, जहां से सारी पसलियां जुड़ी रहती हैं, जहां से सारी पसलियां क्या होती हैं, जुड़ी रहती है। जब हम इन सारे रिब्स को हटाएंगे, यानी सारे पसलियां को हटाएंगे, तो अंदर एक भाग पाया जाएगा, ऐसा ऐसा संरचना जो आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में जान लिया है। अब इसका नाम आप बता भी दिए होंगे, जी हाँ, इसका नाम क्या है, लंग। क्या नाम है, लंग। तो इन्हीं दोनों लंगों के बीच में, यानी इन दोनों फेफड़ों के बीच में यदि स्टर्नम बोन यहां है, तो इस स्टर्नम बोन यानी मिडिल वाले हिस्से से थोड़ा सा बाएं की तरफ पाया जाता है क्या, हमारा हृदय। यानी हमारा हृदय हल्का बाएं तरफ पाया जाता है और दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। और यदि झुकाव की बात करें, किस तरफ झुकाव ज्यादा रहता है, तो लेफ्ट जो लंग है यानी बायां फेफड़ा जो है उसकी तरफ ये हल्का सा झुकाव इसका रहता है। तो यहां पे लोकेशन की बात करें ऑप्शन में, तो दाएं फेफड़े के पास, दाएं फेफड़े कहने के मतलब इधर, तो इधर तो नहीं पाया जाता है। अगला है बाएं फेफड़े के पास, बाएं फेफड़े के पास यानी इधर नहीं, यहां पे भी नहीं। कह रहा छाती के बीच में थोड़ा बाएं, छाती के बीच में, बिल्कुल छाती के बीच में थोड़ा बाएं की तरफ है, यानी ये सही माना जाएगा। और पेट के ऊपर, पेट यहां रहता है दोस्तों, तो यहां तो आपका हृदय तो पाया नहीं जाएगा, तो ये जवाब गलत है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाला जो कैविटी होती है दोस्तों, ये वाली जो कैविटी होती है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, थोरैक्सिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरैक्सिक कैविटी। और इसके नीचे क्या पाया जाएगा, डायफ्राम पाया जाएगा, और इस डायफ्राम के नीचे एक कैविटी पाया जाएगा, इसको कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। क्या पाया जाएगा, एब्डोमेन कैविटी। दोस्तों एब्डोमेन कैविटी में होता क्या क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर इत्यादि किसमें आ जाएंगे, एब्डोमेन कैविटी में। थोरैक्सिक कैविटी में क्या आएगा, लंग और हृदय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की प्रवाह को नियंत्रित करने वाले वाल्व कितने होते हैं। हृदय की प्रवाह जो होती है उसको नियंत्रित करने वाले वाल्व कितने होते हैं। इसको मिटा दूं, तो हमने देखा था जब मैं हार्ट पढ़ा रहा था आपको, पहले फिगर बना लेते हैं फिर से दोस्तों, फिगर बनाने से ही समझ में आएगा, वैसे ना समझ में आए। चलिए, हमने देखा था दोस्तों कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, वहां पे एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व का फंक्शन क्या होता है, इसमें जो ब्लड आता है, यहां पे भी बना देता हूं, यहां पे भी बना देता हूं, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। जिसने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग विशेषकर ध्यान दें। जो हमारा ये लंग है, मान लेते हैं ये लंग है, क्या है, लंग यानी फेफड़ा, फेफड़ा क्या है, फेफड़ा। तो यहां से जो शुद्ध रक्त आता है दोस्तों, एक सिरा के द्वारा आता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन हमारा यहां आया, ऑक्सीजन हमारा यहां आया ब्लड के साथ,
तो ब्लड के साथ ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व कहते हैं कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। यहां तक हमने आपको पहले भी बता दिया था, एक बार रिवीजन भी कर लीजिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम लंग से लेकर के आ रहे हैं रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन है, और जो नली लेकर के आ रही है, जो वेसल्स लेकर के आ रही है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेंस के थ्रू रक्त आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में नीचे की तरफ एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसका फंक्शन क्या होता है? यह लेफ्ट एट्रियम में जितने भी रक्त होते हैं, जितने भी खून होते हैं, उसको किस में भेज देता है? इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। हालांकि ये रिसीविंग चेंबर है, ये पंपिंग चेंबर है। तो सारे रक्त किस में आ चुके हैं इस समय? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुके हैं। अब एसए नोड एक झटका उत्पन्न करेगा, इसके बारे में बता ही दिया था। एसए नोड ये झटका उत्पन्न करेगा, जिसके वजह से यह पिछकेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक और वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे एक और वाल्व पाया जाता है जो महाधमनी के पास लेके जाता है। कहां लेके जाता है? महाधमनी के पास। ऐसे महाधमनी के पास, यही तो महाधमनी है आपकी, महाधमनी। ध्यान देना दोस्तों। तो ये जो पंप करेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से महाधमनी से होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो महाधमनी में एक वाल्व लेके जाता है, एक तो वाल्व ये हो गई बाइकस्पिड वाल्व, और एक वाल्व ये हो गई जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को महाधमनी की तरफ लेके जाता है, लेकिन वापस नहीं आने देता। यहां तक हमने देख लिया। अब ध्यान देना दोस्तों, अब एक चीज और ध्यान देना दोस्तों। अब जो हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक इस रास्ते से इंटर करेगा और एक इस रास्ते से इंटर करेगा। जैसे ही इंटर करा तो वो किस में आया? राइट एट्रियम में आ चुका है। और ब्लड बॉडी से आ रहा है, ये बॉडी से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होंगे, यानी यह अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त इसमें आया। यहाँ पे एक और वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व दोस्तों, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या करता है? इस अशुद्ध रक्त को इस राइट वेंट्रिकल में भेज देता है, राइट वेंट्रिकल में भेज देता है, लेकिन वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देता। अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर लगेगा दोस्तों, यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है। यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? एक वाल्व पाया जाता है जो ब्लड को इस पाइप में भेज देता है। अब ये पाइप का नाम आप बताइए दोस्तों। यानी राइट एट्रियम से जो रक्त होता है वो राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, यानी दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में आ चुका है। अब यहां से कहां जाएगा? जाहिर सी बात है, ये अशुद्ध रक्त है, तो शुद्ध होने के लिए किसके पास जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, किसके पास? लंग के पास, फेफड़े के पास। तो जो फेफड़े के पास जो वेसल्स लेके जाती है रक्त को, उस वेसल्स को क्या कहते हैं? उस नलिका को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी। ठीक है। यदि हिंदी में बात करें तो फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं, या पल्मोनरी धमनी भी कहीं कहीं लिखा होता है। अब पल्मोनरी धमनी से जो रक्त है वो कहां आएगा? लंग के पास आएगा। अब लंग में शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद ऑक्सीजन यहां आया, फिर यहां आया, यहां आया, और फिर यहां से पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। पूरा बॉडी में भेज चला गया। पूरे बॉडी में जाने के बाद फिर पूरे बॉडी से यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर जाता है लंग में, फिर आता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर महाधमनी से पूरे बॉडी में, फिर पूरे बॉडी से यहाँ आया, फिर राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर जाएगा लंग में। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो हृदय होता है, 1 मिनट में 5 से 5.5 लीटर जो रक्त है अपने यहां से होकर के गुजार देता है। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एसए नोड करता है, जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। दोस्तों, वीडियो क्लिप में भी आपको दिख रहा होगा कि 2 लंग यानी 2 फेफड़ों के बीच में कैसे हृदय सिचुएटेड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं। तो यदि बात करें दोस्तों हमारे हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं, तो एक वाल्व तो
1 नंबर, दूसरा वाल्व यहाँ 2 नंबर, तीसरा वाल्व यहाँ 3 नंबर और चौथा वाल्व यहाँ पल्मोनरी धमनी में, तो ये 4 नंबर। तो टोटल कितने वाल्व पाए जाते हैं? 4 वाल्व पाए जाते हैं हमारे हृदय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 वाल्व पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंग भागों में पंप करता है? पंप करता है। इसको 2 बार पढ़ा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहां से स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया जाता है। कैसे? आप जानते हैं कि जो महाधमनी होती है वहीं से पूरे रक्त को शरीर में भेजा जाता है, यहां तक नो डाउट। लेकिन यहां पे कह रहा है कि शरीर के अन्य भागों में पंप करता है, तो जाहिर सी बात है पंप करेगा, इसका अर्थ है पंपिंग चेंबर में ही मौजूद है वो चीज है, इस एरिया में मौजूद है। इस एरिया में जो पंपिंग चेंबर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये एक है राइट वेंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है पूरे बॉडी में भेजा जाता है। जबकि अब दोस्तों बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, जो अशुद्ध रक्त होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, उसको शुद्ध होने के लिए कहां भेज देता है? फेफड़े में भेज देता है। और जिस नली से भेजता है उस नली को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहां से भी पंप होता है, यहां से भी पंप होता है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में यह कह रहा है दोस्तों कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में कौन भेजता है, तो वो कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बायां नीले, बायां नीले, बायां नीले, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां कौन सी हैं? यानी जाहिर सी बात है ये एक प्रकार का अंग है, तो इसको भी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो वह पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कुछ नलिका होंगी जो इसके चारों तरफ फैली होंगी। तो जो ऑक्सीजन और इसको पोषण प्रदान करता है और जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर लेके आता है, उसको क्या कहते हैं? वह ऐसे चारों तरफ फैला रहता है। जो एक जाल होती है वो चारों तरफ इसके फैली रहेगी। इस जाल को कहेंगे कोरोनरी धमनी। क्या कहेंगे? कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी क्या होता है दोस्तों? यह हृदय को एक पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब हृदय क्या करेगा? इस ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को यूज कर लेगा, उसके बदले में क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को राइट एट्रियम तक ले जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो वो ब्लड वेसल्स क्या कहलाती है? जो रक्त को राइट एट्रियम तक लेके जाती है उसको क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। तो आपने जान लिया दोस्तों कि जो कोरोनरी धमनी होती है वह ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है, पोषक तत्वों को प्रोवाइड करती है हृदय को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम तक ले जाने वाली जो नलिका होती है, जो वेसल्स होती है, उसको क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस कहते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां कौन सी हैं? तो रक्त की आपूर्ति यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली कौन सी धमनी है? उसको कहते हैं कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक, ध्यान देना, प्राकृतिक पेसमेकर क्या कहलाता है? अब जान लेते हैं पेसमेकर होता क्या है। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि हृदय को एक झटका प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर उत्पन्न होते हैं। जब ये झटका देना बंद कर देता है तो कृत्रिम रूप से एक पेसमेकर लगाते हैं, इसमें बैटरी वगैरह सब रहती है। वो क्या करती है? इस हृदय को एक झटका उत्पन्न करके देगी और इसी झटके की वजह से हृदय अपना फंक्शन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक रूप से कहा गया है, यानी बचपन से ही कौन सा झटका देने वाला यंत्र मौजूद है हमारे अंदर, तो वो है
एसए नोड, एसए नोड, ये एसए नोड राइट एट्रियम के पास पाया जाता है, जो 2 वोल्ट का झटका देता है किसको, हृदय को, जिसकी वजह से इसमें सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर उत्पन्न होता है और हृदय अपना धड़कने का काम करता है। तो इसी को, ऐसे नोड को ही प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऐसे नोड। तो ये रहा दोस्तों वे प्रश्न जो कि हृदय से रिलेटेड थे और पिछले लेक्चर में हमने उसको कवर नहीं कर पाया था। अब हम चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब एक नया टॉपिक शुरू होगा दोस्तों जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है हृदय, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स जिसमें धमनियां और शिराएं आ जाएंगी, और तीसरा होता है ब्लड। क्या होता है, ब्लड। तो हमने धमनी शिराएं के बारे में जान लिया, हृदय के बारे में जान लिया, आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में। दोस्तों हमारे बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी करा दिया है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, हमारी जो बैकबोन होती है, ये वाली जो बोन होती है, इसके अंदर एक बोन मैरो होती है, यानी अस्थि मज्जा होती है, वहीं से ब्लड का निर्माण होता है। तो निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है। यदि बात करें दोस्तों ब्लड में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, तो 2 चीज पाए जाते हैं, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। जैसे आप शरबत गर्मियों में पिया होगा आपने, जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास ले लेते हैं, गिलास ले लिया, गिलास में हमने चीनी के कुछ पार्टिकल डाल दिए। अब ये सोचेंगे ये सर क्या है, ये कुछ नहीं है, चलो यार तुम्हें बता ही देता हूं। अब ठीक है, अब ये भी एक कटोरी है जिसमें क्या रखा हुआ है, चीनी। क्या रखा हुआ है, चीनी। अब ये चीनी, अब चीनी के पार्टिकल को हमने कहां रखा, इसमें डाल दिया। यहां पे पहले से पानी मौजूद है, यानी हम, ये वाला कौन सा रूप में होता है, सॉलिड यानी ठोस। यहीं पे हमने आधा कटा हुआ नींबू इसमें निचोड़ दिया, ये क्या होता है, लिक्विड। ये क्या होता है, लिक्विड। अब ये सॉलिड और लिक्विड को आपस में जब मिला देते हैं तो सॉलिड प्लस लिक्विड का एक घोल तैयार हो जाता है जिसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो जैसे ये सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक वैसे ही हमारे ब्लड में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सॉलिड होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं, उनको मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जिसे कहते हैं ब्लड। यहां तक क्लियर। अब दोस्तों जान लेते हैं जो सॉलिड भाग होता है उसका कौन कौन सा कंपोजिशन होता है और लिक्विड पार्ट का कौन कौन सा कंपोजिशन होता है। जो ब्लड होता है वह 2 भागों में बटा होता है, एक लिक्विड यानी तरल, और दूसरा होता है सॉलिड यानी ठोस। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो तरल पदार्थ वाला हिस्सा है ब्लड का, इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें आता है दोस्तों प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा। इसको हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। दोस्तों यह पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा जो होती है वो नहीं है, यह ब्लड का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। यह एक नाम है, ध्यान देना दोस्तों। अब प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर 90% यानी 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, पानी पाया जाता है। क्योंकि पानी बहुत ही आवश्यक होता है ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। आपने देखा था दोस्तों डाइजेशन सिस्टम में जब पढ़ा रहा था, तो जो हमारी इंटेस्टाइन थी यानी आंत थी, उसमें पानी का कितना महत्व था। यदि पानी नहीं रहता तो खाना आगे बढ़ ही नहीं पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से।
ठीक वैसे ही जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, उनको आगे ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की। तो वो किस में पाया जाता है? लिक्विड वाले हिस्से में पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और जो शेष 10% है वो क्या पाया जाता है? जो 10% है वो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब दोस्तों ये प्रोटीन जो होता है उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला क्या है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है। और तीसरा एंटीबॉडी पाया जाता है। दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है वो जान लेते हैं। जब भी हमारे शरीर में कहीं कट हो जाता है, मान लेते हैं हमारा ये हाथ है, हमारा ये किसी दूसरे का नहीं है, मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, यहाँ पे किसी की वजह से कट लग गया तो यहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होगी तो जब ब्लड एयर के संपर्क में आएगा, यानी एटमॉस्फियर यानी वातावरण, एटमॉस्फियर के ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, वैसे ही क्या करेगा ये प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करेंगी? यहां पे रक्त का थक्का बनाने में मदद करने लगेंगी। यानी जैसे ही रक्त का थक्का बना, यानी ये सॉलिड पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा और बाकी जो इधर से ब्लड आ रहे होते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, वो ब्लॉक होने की वजह से दोबारा वापस चले जाते हैं। तो रक्त का जो स्राव होता है, बहाव होता है, वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, इस पे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का क्या फंक्शन है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रक्त आता है तो उसको थक्का बनाने में मदद करता है। अब एंटीबॉडी क्या होता है? बाहर से किसी वायरस बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। तो ये रहा दोस्तों लिक्विड वाले हिस्से का कंपोजिशन। अब चलते हैं हम सॉलिड पार्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सॉलिड पार्ट के कंपोजिशन के बारे में, यानी क्या क्या कंपोजिशन होता है सॉलिड पार्ट में। यदि बात करें दोस्तों, जो लिक्विड पार्ट था वह 60% हिस्सा को कवर करता है, तो बाकी जो रिमेनिंग 40% है वो कौन कवर करेगा? सॉलिड वाला हिस्सा। यहां तक क्लियर है? जो सॉलिड वाला हिस्सा होता है दोस्तों, इसको कहते हैं रुधिराणु। क्या कहते हैं? क्या होते हैं? रुधिराणु। यदि इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं ब्लड कार्पोसेल्स। क्या कहते हैं? ब्लड कार्पोसेल्स यानी रुधिराणु। दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये जो रुधिराणु होता है जिसे ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, वह कितने भागों में बटा होता है? तो यह 3 भागों में बटा होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। आरबीसी की बात करें तो इसी की वजह से जो हमारा रक्त होता है वह लाल होता है। इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन में किस तत्व की अधिकता रहती है? वह होता है आयरन। यानी आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है। यदि बात करें दोस्तों, यदि प्रश्न में ऐसे भी कहा जाए कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन में यदि आयरन हो तो वह सही जवाब हो जाएगा, यदि हीमोग्लोबिन हो तो वह भी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। यदि आरबीसी हो तो वो भी जवाब आपका सही होगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में मौजूद होता है? आरबीसी में मौजूद होता है। तो ये इतना डीप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा और ये तीनों ऑप्शन एक साथ मौजूद नहीं होंगे। बात करें यदि डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसको रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, इसको व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, यानी एक प्रकार से कहें तो इम्यूनिटी बरकरार रखता है। अगला पॉइंट है ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है? हमारे ब्लड में छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं।
यह हमारे शरीर में कितने होने चाहिए? 1.5 से 4 लाख के बीच में होने चाहिए। ये क्या करते हैं, जैसे कहीं इंजरी होती है तो वो जो पार्टिकल होते हैं वहां इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं और जो ब्लड का स्राव होता है उसको बंद कर देते हैं। डेंगू जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि यही प्लेटलेट्स क्या होती हैं, डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से जान जाने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेंगू जो डिजीज होती है उसमें प्लेटलेट्स डाउन होता है और इसी वजह से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।